नमस्कार, मैं रजनी लोकवाणी पर आपका स्वागत करती हूँ। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा शहर के आधा दर्जन से अधिक स्थानों पर मंगलवार को लगाए गए होर्डिंग्स लोगों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। होर्डिंग्स में बीजेपी का 1 साल शहर का बुरा हाल, जवाब दे भाजपा को हाईलाइट किया गया है। कांग्रेस चिंतन क्लब के नाम से लगाए गए होर्डिंग्स में बीजेपी पर सवाल उठाए गए हैं और शहर का हाल दर्शाया गया है। इसमें कचरे के ढेर से फैल रही बीमारी का खतरा, शहर के उद्यान है बदहाल, शहर की सड़कों पर गड्ढे, अवैध कॉम्प्लेक्स, टूटी सड़क और नालियां, अतिक्रमण, गांधी सागर तालाब में फैल रही बदबू का हवाला देकर बीजेपी से जवाब मांगा गया है। इस संबंध में कांग्रेस के जिला महासचिव महेश से जब बात की गई तो उन्होंने इस तरह के पोस्टर कांग्रेस द्वारा लगाए जाने से इनकार कर दिया। लोगों में चर्चा है कि पोस्टर कांग्रेस की ओर से लगाए गए हैं या किसी और ने लगाए हैं, लेकिन पार्षदों के नामों की चर्चा भी इन बैनर्स को लेकर है। पोस्टर में लगाए गए आरोप हकीकत को भी दर्शाते हैं। शहर के पार्कों की हालत इतनी खराब है कि यह किसी से छिपी नहीं है। टूटी सड़कें लोगों को दर्द दे रही हैं, जबकि आवारा पशु कई लोगों के लिए जानलेवा बने हुए हैं। नालियां गंदगी से अटी पड़ी हैं और शहर की कई कॉलोनियों में गंदगी के नज़ारे को देखा जा सकता है। लोगों का कहना है कि बैनर चाहे किसी ने भी लगाया हो, लेकिन आईना दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। पूर्व पंचायती राज मंत्री कालूलाल गुर्जर का निशाना अभी भी सटीक है। इन दिनों फुर्सत में है निशानेबाजी का शौक पूरा कर लिया। राजसमंद हाईवे पर गुरला के पास उनका फार्म हाउस है। यहाँ 29 जनवरी दोपहर को रिवॉल्वर की सफाई करने के दौरान गुर्जर ने हाथ आजमाया। पपीते के सूखे पौधे के तने पर 2 फायर किए। ये निशाने सटीक रहे। गुर्जर ने बताया कि करीब 15 साल बाद रिवॉल्वर पकड़ा। उनके वाहन चालक देवीलाल गुर्जर ने फोटो व वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए। गुर्जर को 1991 में विधायक कोटे से रिवॉल्वर आवंटित हुई थी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए मंगलवार को लोकसभा में अपना चौथा बजट पेश किया। आम व्यक्तियों को सबसे अधिक इंतजार इनकम टैक्स में बदलाव का था, पर उन्हें निराशा ही हाथ लगी। टैक्स स्लैब में इस साल भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। बजट में गरीबों के लिए 80 लाख घर की घोषणा की गई है। युवाओं के लिए 60 लाख रोजगार के सृजन का भी वादा हुआ है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा, पर निवेश के पॉपुलर जरिए क्रिप्टो करेंसी से होने वाली कमाई पर 30% टैक्स लगा दिया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में वर्ष 2022-23 का बजट पेश किया है और ये उनका आज चौथा बजट था। इस बजट को लेकर भीलवाड़ा के लोगों की क्या राय है, आइए हम चर्चा करते हैं। जी सर, आज जो लोकसभा में बजट पेश हुआ उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? मैं सीए दिलीप गोयल। ये जो वित्त मंत्री ने जो बजट दिया है, इसमें किसी भी तबके का नाम नहीं लेते हुए एक ग्रोथ बजट दिया है, एक डेवलपमेंट बजट दिया है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बजट दिया है। इसमें यदि अपने सब्सिडीज़ की बात करते हैं, केवल टोटल रेवेन्यू जो कलेक्शन होगा उसमें 8% सब्सिडी, इंसेंटिव, कंसेशन इंडस्ट्रिस्ट को दिया है। सीतारमण जी को एक चीज़ को बढ़ावा देने के लिए, जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देना चाहिए था। और इसमें जो टैक्स रेट है, जो पहले डिस्क्रिमिनेशन रेट ऑफ टैक्स ऑफ थी 15%, उस सब पे 15% इसको एमएसएमई सेक्टर को देनी चाहिए थी। दूसरी बात इम्पोर्टेंट ये है कि इस बजट में जो आम जनता को एक उम्मीद थी कि टैक्स रेट की लिमिट बढ़ाई जाए, कुछ एटीसी के कंसेशन बढ़ाए जाए और हाउसिंग लोन की रिबेट को 2 लाख से 2.5 लाख या 3 लाख की जाए, उस पर किसी पे भी उसने अभी उनको डेफर किया। और उन्होंने अभी इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड मैप 5 साल 10 साल से आगे की सोच के उन्होंने बजट को पेश किया गया। और कैसा मानते हैं इस बजट को? ओवरऑल यदि देखा जाए इस पर्सपेक्टिव में कि ये एक तरह से रोड मैप ऑफ द ग्रोथ बजट है और जनता को आगे जाके इसमें अप्रत्याशित लाभ मिलने की संभावना है। बिल्कुल सर, बजट को कैसा मानते हैं आप? मेरे हिसाब से तो सीतारमण जी के पास जितने रिसोर्सेज अवेलेबल थे उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन उन्होंने किया। जहाँ तक हमारे दूसरे वक्ताओं ने बोला है, टैक्स रेट में कोई ज़्यादा चेंज करने की गुंजाइश देश के पास में नहीं है,
क्योंकि हम विश्व में सबसे कम टैक्स रेट में चल रहे हैं। और जब टैक्स रेट नहीं है तो ठीक है, कलेक्शन जीएसटी कलेक्शन 1 लाख करोड़ से ऊपर हर महीने आ रहा है, तो उसका यूटिलाइजेशन, बाकी टैक्स कलेक्शन भी बहुत अच्छा है। तो मेरे हिसाब से जो सरकार ने किया है किसानों के लिए 1,63,000 करोड़ रुपए का, 1,63,000 करोड़ किसानों को 2 लाख 2.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का एमएसपी का भुगतान जो अभूतपूर्व है। 25,000 किलोमीटर का नेशनल हाईवे का डेवलपमेंट होना ये भी अभूतपूर्व है। हर घर को पानी, किसी आदमी अभी तक पीएम नरेंद्र जी मोदी ने ये सोचा था कि भाई हर घर में शौचालय हो, अब हर घर को एक पानी उपलब्ध हो, उसके लिए सरकार ने 2 करोड़ 2.5 करोड़ किसानों घरों को पानी मिलेगा ऐसा सोच रहे हैं। और डिफेंस के लिए 5,25,000 करोड़ का बजट आज तक की हिस्ट्री में ऐतिहासिक है। पुरानी सरकारों में 1 लाख 1.5 लाख करोड़ से ऊपर कभी नहीं जाता था, लेकिन अब देश की सुरक्षा के लिए, देश की प्रगति के लिए 5,25,000 करोड़ का बजट उन्होंने दिया है। और ग्रोथ रेट जो माना था 6.8% जीडीपी में, वो अब 6.9 आई, ये भी अपना आप में एक अचीवमेंट है। और भविष्य के लिए 9+ की बात कर रहे हैं। आज की तारीख में इंडिया की जो जीडीपी है वो $3 ट्रिलियन पे पहुंच गई, और 5 ट्रिलियन का आंकड़ा प्रधानमंत्री जी ने और सीतारमन जी ने 2 साल पहले कहा था कि 2030 तक हम 5 ट्रिलियन कर लेंगे। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि ये 5 ट्रिलियन जो है वो 2025-26 तक ही हो जाएगा, जिस रेट से हम ग्रो कर रहे हैं। और बाकी जो कोऑपरेटिव में रेटें कम की है तो उससे कोऑपरेटिव को काफ़ी बड़ा बढ़ावा मिलेगा। पहले फुल टैक्स रेट लग रही थी, अब सिर्फ 15% टैक्स रेट लगेगी, जो काफ़ी कोऑपरेटिव को इंसेंटिव मिलेगा। और कोऑपरेटिव में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पे भी टैक्स नहीं है, तो छोटे छोटे गांव की सहकारी समितियां बनेगी और कोऑपरेटिव पे काफ़ी बड़ा लाभ मिलने वाला है। आज की तारीख में हमारे पास 650 करोड़ से ज़्यादा का 650 लाख करोड़ से ज़्यादा का हमारे पास में फॉरेक्स रिजर्व है, जो भी अप्रत्याशित है। इसका मतलब ये हुआ कि हम दिन ब दिन हमारी साख बढ़ रही है, इंटरनेशनल फंडिंग ज़्यादा आ रही है, और हमारे फॉरेन रिजर्व बहुत बड़े हैं, और हम एक्सपोर्ट भी काफ़ी बड़ा कर रहे हैं। और अभी ऐसा लगता है कि जो $5 ट्रिलियन का जो लक्ष्य है वो जिस स्पीड से ये काम कर रहे हैं, सोलर में पीएलआई स्कीम दी है, बैटरीज में, लिथियम बैटरीज में पीएलआई दी है, मोबाइल्स में पीएलआई दी है, टेक्सटाइल में पीएलआई स्कीम दी है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम को पीएलआई बोलते हैं। इससे हमें लगता है कि ये जो जीडीपी की ग्रोथ है, आज हमारा 2,20,000 करोड़ की जीडीपी है, जो 3.5 लाख करोड़ अगले 2-3 सालों में हो जाएगी, ऐसी हमारी आशा है। भिलवाड़ा की अगर बात करें तो भिलवाड़ा में जिस तरह टेक्सटाइल पार्क आना था या मेमो कोच को जिस तरह फंड मिलना था वो नहीं मिल पाया, तो कहीं ना कहीं निराशा तो हाथ लगी है। नहीं, ऐसा नहीं है कि टेक्सटाइल पार्क कुल 7 पार्क आने थे देश में, उसमें से 1 पार्क राजस्थान को मिलना था। अब राजस्थान में स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि वो पार्क कहाँ जाना है। क्योंकि अशोक गहलोत साहब जो है जोधपुर का विकास ज़्यादा चाहते हैं, तो हमारे को ऐसा लगता है कि उनका हमेशा फोकस रहेगा कि वो जोधपुर जाए। और मेमो कोच की बात है, वो रेलवे में खाली प्लेटफॉर्म का या ज़मीन का शिलान्यास करने से कोच नहीं बनता। क्या वास्तव में कोच की ज़रूरत है? जब हम पूरी कंट्री को इलेक्ट्रीफाइड कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रीफाइड में मेमो कोच यहाँ बने ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, और वाइबल भी नहीं है। इसलिए हो सकता है सरकार सोच रही है कि कुछ और प्रोजेक्ट लाएं, लेकिन मेमो कोच का कोई अभी इसका वो नहीं है। एक बहुत बड़ा काम इन्होंने किया है जो भविष्य में हमारे को भी एक फ़ायदा मिलने वाला है, कि 5 नदियों को ये जोड़ रहे हैं, जिसमें 15-20 हज़ार करोड़ का फंड आवंटित करा। उस 5 नदियों में से कुछ जल हो सकता है राजस्थान की तरफ भी फ्लो करे, और इन्होंने कहा है कि लूणी नदी में कुछ पानी गुजरात से आएगा। अगर वो पानी आ जाता है तो पूरे पश्चिमी राजस्थान को, जो खेती में पानी की अभाव में नहीं हो रही है, वहाँ पानी जब हो जाएगा
तो खेती का डेवलपमेंट बहुत बड़ा होने वाला है। क्योंकि आप देखिए राजस्थान नहर का जो पानी आया तो जैसलमेर जैसे एरिया में पानी कितना हो गया हम कल्पना नहीं कर सकते, और इतनी हरियाली हो गई कि कभी रेगिस्तान होता था, आज गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा फ्रूट पैदा करने वाले प्रदेश के राज्य स्टेट के शहर और डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं। केंद्रीय बजट को आप कैसा देखते हैं? सर ये ओवरऑल में बहुत अच्छा ग्रोथ बजट है। मैं सी अभिषेक जैन एज ए यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट आज के टाइम में क्रिप्टो एसेट्स के ऊपर बहुत माहौल बना हुआ था यंग जनरेशन को कि इसके ऊपर कोई रेगुलेशन आना चाहिए, इसके ऊपर कुछ रूल्स आने चाहिए कि हम उसको कैसे टैक्सेशन में ले जा सकते हैं। तो उसके ऊपर गवर्नमेंट ने ध्यान रख के इसको 30% टैक्स स्लैब में लिया है। हालांकि टैक्स रेट कुछ ज़्यादा है, लेकिन धीरे धीरे क्या रेगुलेट होगी और रेगुलेशन आने के बाद में हो सकता है इसमें कुछ सुधार आवे, लेकिन 30% टैक्स लगाया है तो कुछ हद तक इसमें रेगुलेशन आएगा। ओवरऑल ये यंग जनरेशन के लिए आत्मनिर्भर भारत की तरफ ले जाने वाला बजट है। कृषि को बढ़ावा देने के लिए लेकिन इतनी कोई खास नहीं मिल पाई थी, क्या कहते हैं? बजट को कैसा मानते हैं आप? मैं बजट को मेरे हिसाब से जो मेरा इस बजट के लिए फोकस था वो क्रिप्टो रिलेटेड था। तो इसके हिसाब से जो भी गवर्नमेंट ने इसको टैक्सेशन किया है इससे एक बढ़ावा मिलता है कि जो आज वर्ल्ड का 3 से 4 ट्रिलियन डॉलर का जो मार्केट बना हुआ है इसमें इंडिया का करीबन 6 से 7 हज़ार करोड़ का ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट हुआ है, तो उससे बढ़ावा मिलेगा। और जो लोग इसके अंदर नहीं घुस पा रहे थे या जो अनरिलायबल इसमें था, तो वो भी जो फैक्टर है वो हट चुका है अब। जैसे कि गवर्नमेंट अब उसको रेगुलेट कर रही है, इंडिया अपनी खुद की एक डिजिटल करेंसी ला रही है जो कहीं ना कहीं फ़ायदा ही करेगी इस चीज़ को रेगुलेट करने में। जो कहा जा रहा था कि हवाला का काम होता है, हवाले का पैसा आता है, तो वो चीज़ जो अब टैक्सेशन है, अब या तो कहीं से किसी के वॉलेट से किसी के पास आ रहा है तो वो उस पर भी टैक्सेशन है। तो जो अब ये वाला जो है हवाले वाला जो पार्ट है तो वो ख़त्म तो नहीं बट बहुत कम हो गया है। तो ये कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के लिए एक स्टेप है। ओवरऑल कैसे देखते हैं इस बजट को? ओवरऑल मेरे हिसाब से तो सही है, जितना मुझे समझ में आया उस हिसाब से तो सही है। बिल्कुल। तो ये थे भीलवाड़ा के कुछ प्रबुद्ध लोग जिन्होंने बताया कि ओवरऑल अगर बजट को देखा जाए तो ये दूरगामी परिणाम को जिस प्रकार देखते हुए और आगे की जो भविष्य की जो प्लानिंग के अनुसार ये जो बजट था बहुत ही अच्छा था। इन भीलवाड़ा से प्रहलाद तिली। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट, सांगानेर रोड, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919, 7568952871, 22 AC furnished room and 1 hall, 20,000 square feet garden, well parking facility nearby city, a complete solution of marriage, complete event, room facility, economic charges. Multi cuisine family restaurant, Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food। 32वीं पुण्यतिथि पर शत नमन। श्रीमती केसरबाई सोनी, स्वर्गारोहण 2 फरवरी 1990। श्रद्धान्वित रामपाल सोनी, राधा देवी सोनी, अनुराग कृपी सोनी, श्रीनिवास, ममता मोदानी, विनोद, अर्चना सोडानी, मनन, अंजना ठाकुर, बेंजामिन, अंतिमा बास, पनल, पलक मोदानी, साक्षी मोदानी, मिहिका सोडानी, आरव सोडानी, अरमान सोनी, अरायना सोनी, अस्मारा ठाकुर, सवीर ठाकुर, रोहन बास व समस्त सोनी परिवार। संगम उद्योग समूह भीलवाड़ा, SMW आइसपैट प्राइवेट लिमिटेड वर्धा महाराष्ट्र, KT संगम इंफ्राटेक लिमिटेड, संगम यूनिवर्सिटी, संगम लाइफ स्पेसेस मुंबई महाराष्ट्र,
संगम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, संगम एलिमेंट्री स्कूल, श्रीमती केसरबाई सोनी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, बद्रीलाल सोनी चैरिटेबल ट्रस्ट, केसरबाई सोनी चैरिटेबल ट्रस्ट। आवश्यकता है डोर टू डोर मार्केटिंग हेतु युवक युवतियों की। अपने बायोडाटा फोटोग्राफ के साथ संपर्क करें। रेडियंट डिजिटेक नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, लोकपाणी ऑफिस, महिला आश्रम स्कूल के पास, पानी की टंकी के सामने, शाम की सब्जी मंडी, भिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9214437817। समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर। न्यूरोथेरेपी शिविर 1 व 2 तारीख, समय प्रातः 9:30 से 11:30, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, परामर्श डॉक्टर विनीत कुमार एम, टीम उदयपुर। स्त्री रोग शिविर 3 व 4 तारीख, समय 10 से 2 बजे तक, स्थान गैलेक्सी क्लिनिक, मोती बाबजी चौराहा, सांगनेर रोड, भिलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। चर्म रोग शिविर 7 से 10 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष आयुर्वेदिक MGH परिसर, भिलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। दंत रोग एवं परामर्श शिविर 10 तारीख, समय प्रातः 9 से 11 बजे तक, स्थान वृद्धाश्रम अपना घर, RC व्यास कॉलोनी, परामर्श डॉक्टर हेमेंद्र सिंह गाछा। पंचकव्य चिकित्सा शिविर गोमूत्र दवाइयों द्वारा रोगी का इलाज 11 तारीख, समय है 10 से 12 बजे तक, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, कामधेनु गौशाला, सिंदरी के बालाजी, भिलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर कृष्ण चनु शर्मा। रसायन चूर्ण शिविर 13 व 14 तारीख, समय प्रातः 8 से 10 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर, भिलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। इंडियन शेख अब्बासी अल्पसंख्यक महासभा राजस्थान एवं भिश्ती सक्का बिरादरी विकास समिति भीलवाड़ा के संयुक्त तत्वावधान में यूथ प्रदेश अध्यक्ष कयूम मोहम्मद सक्का के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री व स्वायत्त शासन मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। भीलवाड़ा यूथ जिलाध्यक्ष मोहम्मद हुसैन अब्बासी ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार द्वारा भिश्ती कर्मचारियों के पदों को समाप्त कर दिया गया था, जिन्हें बहाल करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजेश गोयल व शहर कलेक्टर NK राजोरा को ज्ञापन दिया गया। इस दौरान संरक्षक इशाक बागवान, राजस्थान भिश्ती समाज सुधार समिति के जिलाध्यक्ष मोहम्मद लतीफ अब्बासी, भिश्ती सक्का बिरादरी विकास समिति के सदर फखरुद्दीन भिश्ती, वरिष्ठ समाजसेवी पंडित चांदमल सोमानी इत्यादि उपस्थित थे। महासभा राजस्थान भिश्ती सक्का बिरादरी विकास समिति के संयुक्त तत्वावधान में आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम माननीय जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन में मांग की गई है कि राजस्थान की संसद नगर निकायों में भिश्ती कर्मचारियों के पदों को बहाल किया जाए एवं भिश्ती समाज के साथ न्याय किया जाए। लायंस क्लब भीलवाड़ा द्वारा शनिवार को आजाद नगर स्थित एक होटल में आम बैठक व रीजनल अध्यक्ष की आधिकारिक यात्रा का आयोजन किया गया। प्रेसिडेंट लायन SP आनंद ने बताया कि कार्यक्रम में लायंस क्लब के रीजनल चेयरमैन लायन पीरेश जैन मुख्य अतिथि थे और उन्होंने RC विजिट की व कार्यक्रम का शुभारंभ अंतर्राष्ट्रीय संस्थापक मेलविन जॉन्स की तस्वीर पर माला अर्पण के साथ हुआ। जैन ने लायंस क्लब के उद्देश्य व कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी दी और भीलवाड़ा के सेवा एवं सामाजिक कार्यों व लायंस क्लब भीलवाड़ा द्वारा LCIF को दिए गए $12,000 के लिए सराहना की। लायंस क्लब भीलवाड़ा प्रेसिडेंट लायन SP आनंद ने अपने कार्यकाल के दौरान आयोजित की गई सामाजिक व सेवा गतिविधियों को प्रोजेक्टर एवं त्रैमासिक पुस्तिकाओं के माध्यम से अवगत करवाया। टीम लायंस क्लब भीलवाड़ा ने RC को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। साथ ही MOC लायन मधु काबरा को भी सर्वश्रेष्ठ MOC पुरस्कार से सम्मानित किया गया। PMJF लायन JK बागड़ोदिया को LCIF में उनके श्रेष्ठ योगदान हेतु सम्मानित किया गया। जोनल चेयरमैन लायन पवन पवार सह अतिथि थे। इसी के साथ ही लायंस क्लब की JC विजिट भी आयोजित हुई। कार्यक्रम के अंत में सेवा गतिविधियों के रूप में पक्षियों के दाने हेतु बर्ड फीडर्स का वितरण किया गया। जॉइंट ग्रुप ऑफ प्रगति के द्वारा चप्पलों का वितरण किया गया। क्लब अध्यक्ष सोनाक्षी शर्मा ने जानकारी दी कि पटेल नगर बस्ती में बच्चों को चप्पलों का वितरण अध्यक्ष सोनाक्षी शर्मा ममता शर्मा के सहयोग से किया गया।
केसरबाई सोनी की 31वीं पुण्यतिथि पर बुधवार को निशुल्क परामर्श और स्वैच्छिक रक्तदान शिविर केसरबाई सोनी हॉस्पिटल में आयोजित होगा। सीईओ श्याम बिरला ने बताया कि सुबह 10 बजे से 1 बजे तक विशेषज्ञ डॉक्टर मनीष चौधरी, डॉक्टर धर्मेंद्र कंवरिया, डॉक्टर मनीष गोयल, डॉक्टर पंकज इनानी, डॉक्टर वंदना थावानी, डॉक्टर स्वाति दाधीश, डॉक्टर प्रशांत आगाल एवं डॉक्टर श्रद्धा आचार्य परामर्श देंगे। भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय पर समर्पण निधि अभियान के तहत बैठक में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष लाधूलाल तेली के मुख्य आतिथ्य में मांडल, सुवाणा, मंगरोब तीनों मंडलों की संयुक्त बैठक आयोजित हुई। भाजपा जिला प्रवक्ता कैलाश सोनी ने बताया कि निधि अभियान को लेकर हुई बैठक में भाजपा जिलाध्यक्ष तेली ने कहा कि आजीवन समर्पण निधि का जो कार्यक्रम पूरे जिले में बहुत तीव्र गति से चल रहा है, उसमें सभी मंडल अध्यक्ष, पूरी टीम, समर्पण निधि संयोजक इस कार्यक्रम में तीव्र गति से काम कर रहे हैं और इस गति को आगे बढ़ाना चाहिए। इस दौरान मंडल अध्यक्ष परमेश्वर लुहार, सुवाणा मंडल अध्यक्ष लादूलाल जाट, मंगरोप मंडल अध्यक्ष नाहर सिंह पुरावत सहित तीनों मंडलों के संयोजक व सह संयोजक उपस्थित रहे। राष्ट्रीय विमुक्त घुमंतू जनजाति महासभा के प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर लाल धाकड़ ने महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में गेस्ट हाउस के सभागार में हुई राष्ट्रीय बैठक में प्रदेश अध्यक्ष धाकड़ ने राजस्थान की विमुक्त घुमंतू जनजातियों के विकास हेतु भारत सरकार व राज्य सरकार से 5 सूत्रीय मांगों को राष्ट्रीय अध्यक्ष पाल सिंह नायक के सामने रखा। इन मांगों को लेकर पुरजोर तरीके से आवाज उठाई गई, जिसमें भारत सरकार द्वारा शोषित, वंचित, पीड़ित, विमुक्त घुमंतू समुदाय को विकास की मुख्य धारा में लाने हेतु घुमंतू विमुक्त अर्ध घुमंतू जनजाति वेलफेयर विकास बोर्ड गठित किया गया, उसको इस बजट सत्र में 20,000 करोड़ रुपए का फंड प्रावधान किए जाने की मांग की गई। विमुक्त घुमंतू जनजातियों के छात्रों के लिए प्रत्येक जिले में निःशुल्क छात्रावास खोला जाए। पूरे देश भर में डीएनटी की 666 जातियों की जनसंख्या लगभग 20 करोड़ है। इन्हें सामाजिक न्याय मिले। घुमंतू अर्ध घुमंतू जातियों की आर्थिक राजनीतिक भागीदारी हो। भारत सरकार से उन्होंने मांग की कि रोहिणी आयोग की रिपोर्ट को अनदेखा नहीं करते हुए शोषित, पीड़ित, वंचित जातियों के हितों के लिए तुरंत उसे लागू किया जाए। मीडिया प्रभारी मुकेश प्रजापत ने बताया कि राष्ट्रीय बैठक में देश भर के राष्ट्रीय व प्रदेश पदाधिकारियों ने भाग लिया, जिसमें राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष धाकड़ ने राजस्थान के घुमंतू जातियों के लिए ऐतिहासिक मांग उठाई। शाहपुरा पंचायत समिति के बिलिया पंचायत की महिला सरपंच मंजू देवी बैरवा पर मनरेगा में धांधली, पैसे लेकर जेसीबी से काम कराने तथा जॉब कार्ड में गड़बड़ी, फर्जी पेंशन चालू करने सहित गंभीर आरोप लगाते हुए वार्ड नंबर 2 सारांश निवासी दूदाराम बलाई ने सोमवार को जिला कलेक्टर व अतिरिक्त जिला कलेक्टर को धांधली रोकने को लेकर ज्ञापन सौंपा था, जिसके बाद दूरीनाड़ी क्षेत्र की समस्त महिला श्रमिक व अन्य श्रमिक सरपंच के पक्ष में उतरे और शाहपुरा पहुंचकर विकास अधिकारी अमित जैन को ज्ञापन सौंपकर गलत शिकायत के प्रति कार्यवाही की मांग की। समस्त श्रमिकों ने विकास अधिकारी अमित जैन को ज्ञापन सौंपकर वार्ड पंच दूदाराम बलाई पर 100 रुपए मांगने, कैमरे लगाकर लज्जा भंग करने का आरोप लगाया तथा बिलिया पंचायत के नरेगा श्रमिकों ने कहा कि साइट्स पर जाकर 100 रुपए प्रति व्यक्ति वो मांगते हैं और नहीं देने पर नरेगा बंद करने की धमकी भी देते हैं। साथ ही महिला श्रमिकों ने यह भी आरोप लगाया कि दूरीनाड़ी पर नाम होते हुए भी बिना अपना कार्य पूरा करते हुए इधर उधर सभी साइट्स पे वे घूमते रहते हैं तथा रुपयों की मांग करते हैं। दूरीनाड़ी क्षेत्र पर चल रही मनरेगा को लेकर जेसीबी मशीनों से काम करने के वार्ड पंच के आरोप और शिकायत के बाद महिला श्रमिकों ने बीडीओ जैन को ज्ञापन सौंपकर बताया कि किसी प्रकार की जेसीबी से कार्य भी होता है, हाथ से भी कार्य किया जाता है। शाहपुरा की राजकुमारी मृदुल कुमारी शीलू बाईसा की अंत्येष्टि मंगलवार को रामद्वारा शमशान में की गई। सोमवार को उनके पैतृक निवास रेतिया पैलेस में निधन हो गया। वो पिछले 3 माह से बीमार थी और उनकी आयु 82 वर्ष है। अंत्येष्टि में आसपास के राज परिवार के सदस्यों व शाहपुरा के विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। मुखाग्नि शाहपुरा राज परिवार के मुखिया जय सिंह ने दी। उनके साथ भाणेज शत्रुजीत सिंह भी मौजूद रहे।
पूर्व राजाधिराज स्वर्गीय सुदर्शन देव की सुपुत्री मृदुल कुमारी का शाहपुरा स्थित रेतिया बाग पैलेस में सोमवार को निधन हो गया। उनका जन्म 18 अगस्त 1941 को हुआ था। उनका अंतिम संस्कार कोविड गाइडलाइन की पालना के अनुसार राज परिवार के शमशान रामद्वारा में मंगलवार को हुआ। रेतिया बाग पैलेस से अंतिम यात्रा प्रारंभ हुई, जो कुंडगेर त्रिमूर्ति स्मारक होते हुए रामद्वारा पहुंची। रास्ते में जगह जगह संगठनों के प्रतिनिधियों ने श्रद्धांजलि दी। राजकुमारी मृदुल कुमारी सौम्य स्वभाव की होकर शाहपुरा के विकास के लिए सदैव चिंतित रहीं। उन्होंने पूर्व राजाधिराज स्वर्गीय सुदर्शन देव के समय ही यहाँ के विकास में भागीदारी निभाना प्रारंभ कर दिया गया था। अंत्येष्टि आर्य समाज के पदाधिकारियों की मौजूदगी में वैदिक रीति रिवाज से हुई। इस दौरान बनेड़ा राज परिवार के मुखिया गोपाल चरण सिसोदिया के अतिरिक्त देवगढ़, जयपुर सहित आसपास के राज परिवारों व जमींदारों ने पहुंचकर अपनी ओर से श्रद्धांजलि दी। नगर पालिका अध्यक्ष रघुनंदन सोनी ने विधायक कैलाश मेघवाल के प्रतिनिधि के रूप में पुष्प चक्र अर्पित किया। शाहपुरा के पूर्व उप प्रधान गजराज सिंह राणावत, पालिका अध्यक्ष रघुनंदन सोनी, अरवड़ के नरेंद्र सिंह, राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड संघ के प्रधान ललित कुमार चौहान, भोपाल सिंह राणावत सांगरिया, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजकुमार बैरवा, इमरान खान, राजस्थान आयुर्वेद प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर जलदीप पथिक सहित कई प्रतिनिधि व आर्य समाज के पदाधिकारी अंत्येष्टि के दौरान मौजूद रहे। घुड़सवारी करना व आमजन के प्रति उनका अपनापन यादगार रहेगा। शाहपुरा की राजकुमारी मृदुल कुमारी, जिन्हें आमजन में शीलू बाईसा के नाम से जाना जाता था, उन्हें घुड़सवारी का काफी शौक था। इसके साथ ही आमजन के साथ उनका आत्मीयतापूर्ण व्यवहार सदैव यादगार रहेगा। जानकारी के अनुसार युवावस्था में प्राय घुड़सवारी करते हुए वे क्षेत्र का दौरा किया करती थी। इस दौरान खेतों में काम करते किसानों के साथ घुल मिलकर उनकी समस्याओं व फसल के बारे में जानकारी भी लिया करती थी। उनके इस सहज भाव से आमजन में उनके प्रति काफी स्नेह था। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।